वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम गुफ्तगू कर रहे हैं दौरे हाजिर का एक बहुत बड़ा मसला जिसका बहुत सारे लोगों को सामने, अगर उसकी फिर बैकग्राउंड पे बात करें, रूट कॉज पे बात करें, वो तो एक अलहदा से टॉपिक हो जाएगा। बट मोटापा, इसका इलाज क्या है? बहुत सारे मसाइल, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां अगर आप उसकी वजूहात देखें तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह मोटापा ही होता है जी। डायबिटीज़ के पेशेंट हम देखें बहुत बड़ी तादाद में, तो रूट कॉज अगर देखें तो मोटापा इसकी बहुत बड़ी वजह है। मोटापे को अब कंट्रोल किस तरह से करना है, इसके लिए इलाज क्या है, और जो सर्जरी हम देखते हैं जी इसके लिए रिकमेंड की जाती है वो सेफ़ कितनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। यस, एक बहुत बड़ी चीज़ कि वो वेट दोबारा से जो आप इतना कम कराते हैं वो दोबारा से पलट के वापस भी आ जाता है। इसके लिए क्या करना है जी? प्रोफेसर डॉक्टर फारूक राना जो कि HOD हैं जिन्ना अस्पताल सर्जरी डिपार्टमेंट के, अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोटापा दौरे हाजिर का एक बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है, सो इसके लिए बेहतरीन इलाज कौन सा रिकमेंड किया जाता है? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो मोटापे को डिफ़ाइन कर लेना चाहिए कि मोटापा है क्या। तो मोटापे को हम BMI से कैलकुलेट करते हैं। तो नॉर्मल जो BMI है वो 18 to 25 होता है, और 25 से अगर अबव BMI चला जाए तो हम उसको ओवरवेट कहते हैं, और अगर 30 से ज़्यादा BMI हो जाए तो हम उसको ओबेसिटी कहते हैं। और जब भी ओबेसिटी या ओवरवेट का इशू होता है तो पहला तो ट्रेडिशनल यही है कि डाइट और एक्सरसाइज से ही रिकमेंड किया जाता है कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। लेकिन ऑब्जर्वेशन ये है कि जो मोटापा या ओबेसिटी है, डाइट और एक्सरसाइज से बहुत कम लोग हैं जब ये 30 BMI से ज़्यादा हो जाए वो इसको कंट्रोल कर पाते हैं। तो अगर डाइट और एक्सरसाइज से मोटापा या वज़न कम ना हो और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करनी हो तो उसके लिए फिर बैरिएट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी की ऑप्शन मौजूद है, इसको कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि जी आपको सर्जरी करानी है, तो सेफ है ये सर्जरी? बैरिएट्रिक सर्जरी इस वक्त एक एस्टेब्लिश्ड स्पेशलिटी है दुनिया में, और पाकिस्तान में थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट हैं जो कि बैरिएट्रिक सर्जरी करवा के उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। नो साइड इफेक्ट। इसका रिस्क फैक्टर उतना ही है जितना किसी जनरल सर्जिकल प्रोसीजर का और एनेस्थीसिया का है। एक सुपर ओबीस पेशेंट होते हैं जिनका BMI 60-70 होता है, उनके अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं, वो हम पेशेंट से डिस्कस करके फिर ही उसका प्लान करते हैं। बट जो नॉर्मल BMI लाइक 30, 35, 40 उसके ऊपर इट्स सेफ, इफ़ेक्टिव और इसके लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स हैं। और वेस्ट में इट्स बीन मोर देन 25 to 30 ईयर्स का उनके पास डाटा है कि ये महफूज है लोगों के लिए, और सस्टेनेबल वेट लॉस और क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे बेहतर होती है। रिकमेंड किन लोगों को की जाती है? जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ के साथ लोग हैं, क्या उनको रिकमेंड की जाती है? क्या इसमें एज फैक्टर भी मैटर करता है कि अगर आप एज 60+ है तो आप उसको रिकमेंड करते हैं, नहीं करते हैं? सो क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं इस सर्जरी से पहले? आपका बहुत ही ज़बरदस्त ये मैं इसको क्वेश्चन कहूँगा कि इसमें ये कॉमन क्वेश्चन है जो पब्लिक इसके आंसर चाहती है। तो ओबेसिटी के लिए गाइडलाइंस हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं। एक तो IFSO हमारी बॉडी है जो इंटरनेशनल बॉडी है जो गाइडलाइंस जनरेट करती है कि किन लोगों की बैरिएट्रिक सर्जरी या ओबेसिटी सर्जरी होनी चाहिए। और एक हमारी पाकिस्तान की सोसाइटी है, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सर्जरी। तो ये हमारी लोकल पॉपुलेशन के लिए गाइडलाइंस रेगुलर इशू करते हैं। तो इसमें जो एक गाइडलाइन ये है इस वक्त कि 35 BMI के साथ अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो तो आप बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए कंसीडर करते हैं। इवन कि 30 पे भी अगर BMI है और साथ डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, या ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं जो स्लीप एपनिया जिसको हम कहते हैं, तो आप 30 BMI पे भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन 35+ BMI है और बेशक कोई मेडिकल कंडीशन ना भी हो, लेकिन कंडीशन एक ही है कि पहले पेशेंट ने डाइट और एक्सरसाइज ट्राई की हो, और अगर डाइट और एक्सरसाइज से वेट रिड्यूस नहीं हो रहा तो फिर बैरिएट्रिक सर्जरी को कंसीडर करना चाहिए। यानी वो जो हमारे यहाँ शौकीन लोग होते हैं ना, जिनको शौक होता है कि अच्छा रंग गोरा भी है तो इसको मजीद गोरा कर लिया जाए, आप स्लिम हैं भी तो मजीद स्लिम हो जाए, कुछ लोगों को ये शौक भी होता है, सो उनके लिए रिकमेंडेड नहीं, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। मिनिमम BMI 35 है, 35 से अगर कम हो तो रिकमेंडेड नहीं है बैरिएट्रिक सर्जरी, क्योंकि डेफिनेटली बैरिएट्रिक सर्जरी एक प्रोसीजर है, इंटरवेंशन है, और हर सर्जिकल प्रोसीजर के कुछ हैजर्ड्स होते हैं। तो 35 से कम BMI पे बैरिएट्रिक सर्जरी या वेट लॉस सर्जरी रिकमेंडेड नहीं है।
सर किया क्या जाता है इस सर्जरी में? क्या मैदा छोटा कर दिया जाता है या चर्बी निकाल दी जाती है, और उसके बाद की केयर पेशेंट को क्या करनी पड़ती है? अच्छा, ये आपके क्वेश्चन को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वेट लॉस सर्जरी के, वो लाइपोसक्शन समझते हैं। वो कहते हैं कि जी टमी में फैट है, इसको निकालना शायद बैरिएटिक सर्जरी है। ये नहीं है, उसको लाइपोसक्शन ही कहते हैं। अच्छा। लाइपोसक्शन का मतलब है कि बॉडी के किसी एक पार्ट में एक्सेसिव फैट आपका एकमुलेट हो गया है, तो उसको एक सक्शन मशीन से एक्स्ट्रा फैट को रिमूव करना लाइपोसक्शन है। बैरिएटिक सर्जरी ओबेसिटी के लिए है। मोटापा सर से लेके पाँव तक ओवरऑल मोटापा होता है, और किसी एक जगह से फैट निकालने से फायदा नहीं होता। मैं जरूर चाहूंगी कि आप इस पे रोशनी डालें, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों किस किस को रिकमेंड की जाती है, किस टाइप के पेशेंट को। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक राना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं लाइपोसक्शन में क्या फ़र्क है और मेटाबॉलिक सर्जरी में क्या फ़र्क है? इसमें मैं बड़ा क्लियरली क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जो लाइपोसक्शन है वो एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। ठीक है। बाज़ लोग नॉर्मल वेट के होते हैं, लेकिन किसी एक बॉडी पार्ट में अगर वो नोट करते हैं कि एक्सेसिव फैट है, तो एक छोटा प्रोसीजर है जिससे कुछ लोगों के बाजू जो है वो बाजू, थाई, बेली, अगर कहीं पे एक्सेसिव फैट है तो 1 to 2 kg फैट कैन बी रिमूव्ड। ठीक है। लेकिन जो मेटाबॉलिक या बैरिएटिक सर्जरी है, या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, जो अंडर एनेस्थीसिया एब्डोमेन के अंदर की होल सर्जरी की जाती है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक तो स्टमक को रीसाइज किया जाता है, 80% स्टमक जो है वो कम कर दिया जाता है। और स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जो सबसे कॉमन प्रोसीजर है, उसमें तो सिर्फ स्टमक को 80% रिड्यूस कर दिया जाता है। लेकिन जो दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसीजर हैं, जिस तरह से गैस्ट्रिक बाईपास, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, उनके अंदर थोड़ा सा हम स्मॉल गट का ऑपरेशन करते हैं कि एक स्मॉल गट का पोर्शन को बाईपास कर देते हैं और न्यू स्टमक जो हम क्रिएट करते हैं उसके साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे एक तो कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है, दूसरा भूख कम लगती है। भूख कम लगती है, क्योंकि इसमें जो आपका हंगर हार्मोन्स हैं जब स्टमक को रीसाइज करते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक। और कुछ इसका एंडोक्राइन हार्मोनल इफेक्ट्स हैं, गट के हार्मोन चेंज करने से पेशेंट जल्दी फुल फील करता है। तो इस और बाईपास का जो बेसिक एडवांटेज है कि सारी जो फूड हम खाते हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होती, तो पार्ट ऑफ इट इज़ अब्जॉर्ब। तो ये सारे इफेक्ट इकट्ठे करके जो आपका एक्सेसिव बॉडी वेट है वो आप लूज़ करते हैं, और उसके लूज करने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। ठीक हो गया। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप वेट लूज कर रहे हैं, इसके साथ आपकी डायबिटीज़ की मेडिसिन या तो ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। अच्छा। ब्लड प्रेशर की जो पिल्स ले रहे हैं वो कम हो जाती हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर हो जाता है, आपकी जॉइंट्स पेन जो ओवरवेट लोगों में होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। इसमें ब्रीदिंग इश्यूज़ बहुत आ जाते हैं। जो ओवरवेट लोग हैं ये रात को सही तरीके से सो नहीं सकते, तो इनको बैठ के पिलो ले के सोना पड़ता है, जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं। तो जब इनका वेट कम होता है तो स्लीप एपनिया इनका खत्म हो जाता है। तो एक्चुअली इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन के ज़िंदगी बदल जाती है, तो दे हैव अ मच बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब तो देयर इज़ इनफ एविडेंस कि आपका ओवरऑल नंबर ऑफ सर्वाइवल ईयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। सर ये तो आपने इसके इतने सारे फायदे बता दिए, बट ये क्या गारंटी होती है कि वो वेट वापस नहीं आएगा? उसके लिए आपको क्या एफर्ट करनी पड़ती है? मेरा ख्याल है ये पेशेंट की ऑपरेशन से पहले हमने काउंसलिंग करते हैं, उसको बताते हैं कि सर्जरी एक कंपोनेंट है। वेट रीगेन में सर्जरी का फेलियर कम होता है, पेशेंट की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है कि पेशेंट समझते नहीं है। जो पेशेंट डाइट, एक्सरसाइज और सर्जरी, ये तीन चीज़ की ट्राइड है कि पेशेंट ने सर्जरी के बाद अपनी एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू करना है, अपने डाइटिशियन के साथ रेगुलर फॉलोअप में रहना है, और जो उसको डाइट बताई जाती है वही डाइट को फॉलो करना है। ठीक। पेशेंट करते क्या है कि स्टमक तो छोटा करवा लेते हैं रीसाइज, लेकिन चॉकलेट्स, शुगरी ड्रिंक्स ये बंद नहीं करते, डेजर्ट्स बंद नहीं करते, तो इनसे फिर वेट का रीगेन हो जाता है। और उसके लिए भी फिर सोल्यूशन अवेलेबल होते हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसे हैं जो कि 5 इयर्स के बाद दोबारा से वेट रीगेन शुरू हो जाए, तो देन वी हैव सोल्यूशन। उसको हम रिविजनल प्रोसीजर्स कहते हैं कि उसमें कुछ हमें ऐड ऑन करना पड़ता है टू कंट्रोल फर्दर वेट रीगेन। सो कुछ लोग बड़ी शिकायत करते हैं मुसलसल पेट दर्द की, तो उसकी वजूहात क्या क्या होती हैं और उसके लिए फिर प्लान क्या होता है जी आपके पास? एक्चुअली जिस तरह से बाकी बहुत सारी जगह पे मेल प्रैक्टिस है, तो बैरिएटिक सर्जरी में भी बहुत ज़्यादा शुरू में मेल प्रैक्टिस हुई है, लोग ट्रेंड नहीं थे। तो इसके अंदर बड़ी मेयर्ड सर्जरी है, ओवर डूइंग, अंडर डूइंग दोनों नुकसानदेह होते हैं। तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से नाजरीन को ये कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि ये हर जनरल सर्जन की डोमेन नहीं है। उसके लिए आप आइडेंटिफाई करें कि जिस बैरिएटिक सर्जन को आप चूज़ कर रहे हैं उसका वॉल्यूम ठीक होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है, वो रेगुलर बैरिएटिक सर्जरी कर रहे हों।
तो क्योंकि उसको फिर हमें असेस करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा स्लीव को टाइट कर दें, पाउच बहुत छोटा कर दें, तो फिर खाने के बाद उनको डिस्कम्फर्ट होती है और वो टॉलरेट नहीं करते, तो उसके लिए भी सोल्यूशन होते हैं। फिर हमें थोड़ा एडिशनल प्रोसीजर करके उसको कंफर्टेबल करना होता है कि ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक रहे, खाना पीना ठीक रहे और जो आप मिज़री फील ना करें ऑपरेशन के बाद। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इसमें एज मैटर करती है? अगर क्योंकि हम बच्चों को भी आजकल देख रहे हैं ना, ओबेसिटी का शिकार है, तो किस एज से रिकमेंड की जाती है? दुनिया के अंदर इस वक्त जो पीडियाट्रिक ओबेसिटी है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मिडल ईस्ट में, इवन पाकिस्तान में आपको बच्चे नज़र आएंगे जो 15 ईयर्स 20 ईयर्स की एज में काफ़ी ओवरवेट होते हैं, 100 kg प्लस होते हैं। और इसी तरह एल्डरली भी आपको नज़र आएंगे जो 70। तो एज इज़ नॉट अ रेस्ट्रिक्शन। तो अब लिटरेचर में 12 to 14 ईयर से लोग बैरियाट्रिक सर्जरी बच्चों में ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे वो इसी एज पे जब 100-150 kg के हो जाते हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और ग्रोथ रिटार्डेशन और बहुत से बेड रिडन हो जाते हैं। तो अब रिकमेंडेड है, लेकिन उसके लिए स्पेशलाइज सेंटर हैं। हर बैरियाट्रिक सर्जन पीडियाट्रिक्स को नहीं करता, लेकिन 10 ईयर से बिलो रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। लेकिन 12 to 14 ईयर से ऑनवर्ड अगर वाकई जेन्युइन ओबेसिटी है तो उसको हम कंसीडर करते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए। ठीक हो गया। मैसेज क्या होगा डॉक्टर साहब देखने वालों के लिए? मैसेज यही होगा कि बैरियाट्रिक सर्जरी एक एस्टेब्लिश्ड स्पेशलिटी है, सेफ है, इफ़ेक्टिव है। और बैरियाट्रिक सर्जन से मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपका ऑपरेशन ज़रूर होगा, क्योंकि अब कुछ मेडिकल सोल्यूशन भी अवेलेबल हैं और आपके लिए कौन सा प्रोसीजर ये आपने और सर्जन ने डिस्कशन से गाइडलाइन के हिसाब से फैसला करना है। एक प्रोसीजर सबके लिए सूटेबल नहीं होता। को आपका स्लीव होनी है, आपका बैंड होना है, आपका मिनी गैस्ट्रिक बाईपास होना है, रू एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास होना है, या आप पे पहले मेडिकेशन इफेक्टिव आ गई हैं वो ट्राई करनी है। तो आप अपनी इवेल्युएशन ज़रूर करवाएं बैरियाट्रिक सर्जन से, और डिस्कशन के बाद अगर आप इसको अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट करते हैं कि चेंज इन लाइफस्टाइल के लिए आप रेडी हैं, मोटिवेटेड हैं, तो फिर आपको बैरियाट्रिक सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि आप सर्जरी करा लें उसके बाद अगर आप लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तो फिर उसका फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। बाकी इस सब के लिए मेरे ख्याल से आपके डॉक्टर का इंतखाब बहुत मैटर करता है। वो सोच समझ के करिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं। अगर आपका डॉक्टर अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से वो कहते हैं ना 100% रिजल्ट भी हासिल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम डिस्कस करने वाले हैं घरेलू नाचाकियाँ, ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसे में एक चीज़ जिसको हम अप्रिशिएट भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे, और आवाम में शऊर भी जो है वो ज़रूर इस हवाले से बेदार करना है। जी अगर आप बीवी को घर से बाहर निकाल रहे हैं तो इस पर एक नया कानून पेश किया गया है जिस पर आपको कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। ये कानून है क्या, इसको आज हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे आपके साथ और बताएंगे भी जी क्या कैद और क्या जुर्माना हो सकता है। इसकी डिटेल डिस्कस करने के लिए माहिर कानून चौधरी अहमद शेर जट साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ज़रूरत क्यों महसूस हुई इस कानून की? कुछ बैकग्राउंड अगर हम डिस्कस करें, क्या केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे? देखें, ये तो हमारे सोसाइटी के अंदर एक अनफॉर्चुनेट है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं आए दिन, जो घरों के टूटने का सिलसिला है, उसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ जिसको हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है, जिसमें ख़वातीन के ऊपर एक तशद्दुद होता है, और हमारे माशरे में ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं एक मर्द की हैसियत से कहूँगा कि ये एक, मैं समझता हूँ कि हम बेहिसी है हमारी कौम की कि हम इस पहलू को हमेशा वो मियाँ बीवी के दरमियानी मामला कह के उसको इग्नोर कर देते हैं। जहाँ इंसानी हकूक़ की बात होती है, जहाँ ख़वातीन के हकूक़ की बात होती है, जहाँ हम अपने आप को दूसरी कौमों के साथ खड़ा करने की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ हमें ये हकूक़ अपने उस घर में, हमें उस मुआशरे के अंदर रहते हुए जहाँ हमने औरत का इतना बड़ा मकाम भी देखा है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो बीवी भी है, लेकिन जब वो अनफॉर्चुनेटली हम बीवी की सूरत में उसके ऊपर उस तशद्दुद के मामले को लेके आते हैं तो हम ये कहते हैं कि नहीं जी ये तो मियाँ बीवी का मामला है। सो इतने ज़्यादा वाक़यात थे कि मैं ख़ुद इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक खातून पार्लियामेंटेरियन जो शर्मिला फ़ारूकी साहब हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान के अंदर अब क्रिमिनल लॉ के अंदर ये एक तरमीम आनी चाहिए कि ठीक है, जब उनके मामलात होते हैं, ख़वातीन का घर टूटता है या ख़वातून अपना घर छोड़कर जाना चाहती है, वो नहीं रहना चाहती किसी के साथ, लेकिन उस चीज़ का क्या हिसाब होगा जिसमें उसको निकाल दिया जाता है घर से। ये ख़ास तौर पर इसलिए तरमीम लाई गई कि जिसमें अगर
कोई मर्द खातून को घर से निकालता है, जो कि हमारी सोसाइटी में अगेन अनफॉर्चुनेट है कि सबसे पहली चीज़ उस खातून के लिए सबसे पहला थ्रेट ये होता है कि आपको घर से निकाल दिया जाएगा, और उसकी वजह से शायद उस थ्रेट की वजह से वो कितने कॉम्प्रोमाइज़ करती हो, और उन कॉम्प्रोमाइज़ को अब रोकने के लिए कि ठीक है वो बाकी तो जो होगा सो होगा, आपके पास तलाक का राइट रहे मर्द के पास, ठीक है इस्लाम ने दिया है, लेकिन अगर आपने उसको अनफेयरली घर से निकाला है, आपने उस प्रोसेस को जिस तरीके से वो जा सकती है घर से, उसके बगैर आपने उसको ज़बरदस्ती घर से निकाला है या उसको इवन धमकी दी है इस तरह की, तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, आपको एक पर्चे का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। और उस पर्चे के अंदर कम से कम जो सज़ा है वो 3 माह है, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सज़ा जो है अब इसके लिए अगर देखें ना, खातून अगर जाकर शिकायत करेगी अब तभी ये मुमकिन हो सकता है ना, इसके लिए करना क्या है, गाइडलाइन खातून के लिए क्या है? देखें एक्चुअली तो बेसिक जो चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि इस तरह के कवानीन के साथ साथ ना पहले अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। हमारी ख़वातीन के लिए बेशुमार कवानीन पहले भी मौजूद है। हमें वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2005 से ऑनवर्ड बड़ी सारी ऐसी लेजिस्लेशन आई जो प्योरली ख़वातीन के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी ख़वातीन को अपने हक़ की जो कानून साजी है उसका नहीं पता। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारी रियासत में एक फ्लाईओवर या एक अंडरपास बनाया जाए ना तो उसकी तशहीर की जाती है, लेकिन एक कानून जो नस्लों के लिए बनाया जाता है उसकी तशहीर नहीं की जाती, उसको तो छुपा के रख लिया जाता है। वो 2 मिनट असम्बली का एक बुलेटिन चलता है, वो भी कोई खबर बनती है कोई खबर नहीं बनती। इन चीज़ों के ऊपर सरकार जो है वो अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहती क्योंकि ये अवाम के शायद फ़ायदे के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसके लिए अवेयरनेस ज़रूरी है। ख़वातीन को पता होना चाहिए कि उनके हकूक़ क्या है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, कुछ इसके लिए, जिस तरह मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने अपने मॉर्निंग शो में ख़ास तौर पर इस बुलेटिन को रखा, इस प्रोग्राम को रखा कि लोगों के बारे में बात, उन ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात की जाए। तो इस तरह की चीज़ों से उनको पहले तो ये अवेयरनेस दी जा सकती है। उसके बाद इसके अंदर मज़ीद बेहतरियों की ज़रूरत है। इसका मिसयूज़ भी होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी जब ख़वातीन तलाक लेने के लिए खुला के ज़रिए अदालतों में आती हैं तो वकीलों के जो फॉर्मेट्स बने हुए हैं केसेस के, उसमें अगर औरत पे जुल्म नहीं भी हुआ या कोई ऐसा वाक़या नहीं भी हुआ जिसमें औरत के साथ कोई तशद्दुद वाला वाक़या हुआ तो उसको लिख दिया जाता है, उसको डाल दिया जाता है। तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी उसके अंदर कि ताकि कोई झूठा केस रिपोर्ट ना हो, किसी मर्द के ऊपर भी कोई अगर सही है तो उसके ऊपर भी कुछ ऐसा ना हो, तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन अगेन ये एक मैं समझता हूँ कि एक पहला कतरा है। अगर इस तरह की कानून साजी हो जाती है, अगर इसको पास कर लिया जाता है। क्या है अब बता दें कि किस तरह से ये कानून काम करेगा, खातून को करना क्या है, कहाँ 15 पर कॉल करनी है? 15 पे कॉल करने की उसके पास पहले भी सहूलत मौजूद है। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर उसको पहले भी लाया जाता है। अगेन इसको भी उसी तरीके से रिपोर्ट करना है। पहले ख़ास कोई क्लॉजेज नहीं थी कि जिसके तहत एक पर्चा दर्ज हो सकता था। अब अगर खातून को फौरी तौर पर इस तरह का किसी चीज़ का सामना है, वो 15 पे कॉल करे। कॉल नहीं कर सकती, घर से निकाली गई है अनफॉर्चुनेटली, तो अपने करीबी थाने में जाए और वहाँ जाके फ़ौरन इसको रिपोर्ट करे और ज़ोर दे जब ये बिल पास हो जाए कि जी फौरी तौर पर मेरा 498D पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान की 498D ये सेक्शन आएगा जब ये अमेंडमेंट पास हो तो 498D का पर्चा करवाए और उस पर्चे के बाद उस खातून के पास राइट है कि वो राजीनामा कर सकती है। उस खातून के पास राइट है कि वो राजीनामा ना करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो चाहे तो 3 से 6 माह की सज़ा वो अपने खावंद को ज़रूर करवा सकती है जिसने उसको घर से निकाला। और जुर्माना कितना हो? 2 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है जो कि उस मर्द को पे करना पड़ेगा। इसमें अभी ये थोड़ा सा इबहाम है। मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस पेनल्टी को खातून की तरफ कन्वर्ट करना चाहिए कि ये पैसे वो खातून को पे करें। ये भी शर्त रखी गई है। अब देखें ना, अब कुछ लोग इसका मिसयूज भी कर सकते हैं। घर से निकाला, छोटी मोटी लड़ाई हुई, क्या तशद्दुद अगर किया हो, घर से निकाल दिया हो, क्या लड़ाई झगड़े की सूरत में या छोटी मोटी लड़ाई हो तो उसको उस पर भी आप इसका इसी कानून का इस्तेमाल करें? देखिए कानून के अंदर ना हमेशा इस्तेमाल की जाती हैं वो इस्तिलाहात जिसमें इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जिस चीज़ को आप जिस एक कह सकती हैं कि एक डर है कि हो सकता है मिसयूज, उसके लिए कानून कहता है कि अनफेयरली उसको इलीगली या गलत तरीके से उसको निकाला जाए। अब ये खातून के ऊपर एक थोड़ी बार होगी, उसको साबित करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि खातून घर से खुद ही बाहर चली जाए। और आपको पता है कि हमारे माशरे में ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ज़ाती दुश्मनियाँ, जहाँ पे फैमिलीज़ की आपस में शादियों वाला मामला होता है, वहाँ पे ख़ानदानी दुश्मनियों के अंदर भी इस चीज़ को मिसयूज़ किया जा सकता है। फिर उन लोगों के लिए भी बता दें कि अगर कहीं झूठी शिकायत की जाती है, अगर आपके एविडेंस वगैरह जो हैं वो सच साबित नहीं होते तो फिर उस पर क्या होगा? देखिए आप इतने लोगों का टाइम भी तो ज़ाया करेंगे।
जाएंगे ना। एग्जैक्टली देखें, ये हमेशा से हमारे कानून में मौजूद है कि अगर कोई बंदा झूठी शिकायत करता है, और ख़ासकर ये जो ख़वातीन वाला मामला है, रिसेंटली मुल्तान वाली साइड पे और कुछ और शहरों में कुछ ख़वातीन ने झूठे जिना के पर्चे दर्ज करवाए थे, जिसमें उन्होंने बाद में, वो एक हनी ट्रैप वाला मामला था और बाद में उन्होंने सेटल कर लिया, पैसे ले लिए। उसके अंदर पुलिस ने खुद 182 की कार्रवाई की, जिसके अंदर उन्होंने पर्चे दर्ज किए उनके ख़िलाफ़ कि इन्होंने झूठे पर्चे दर्ज करवा के सरकार का भी टाइम ज़ाया किया, इन्होंने लोगों को भी ब्लैकमेल किया, इन्होंने सारे वसाइल ज़ाया किए सरकार के और उन लोगों के। उस हवाले से एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाने का पर्चा दर्ज किया जाता है ताज़ीरात पाकिस्तान 182 के तहत। वो कार्रवाई पुलिस ने खुद भी की। सो ये ऑलरेडी हमारे पास कानून मौजूद है। दूसरी तरफ हस्बैंड या कोई भी बंदा जिसके खिलाफ ये कानून कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, उसके पास ये हमेशा राइट है कि वो डेफेमेशन की प्रोसीडिंग्स में जा सकता है। वो जाके अपनी जितने डैमेजेस, उसकी रेपुटेशन को डैमेज हुआ है, उसकी पैसों का नुकसान हुआ है, कुछ भी है, वो उसकी तलाफ़ी के लिए उस बंदे के खिलाफ जा सकता है। सो ये हमेशा से मौजूद है, उसकी नई कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस कानून के अंदर उन्होंने ये वाज़े तौर पर लिखा है कि अगर अनफेयरली, ऐसा नहीं है कि आपस में कोई बातचीत हुई है, खातून खुद घर छोड़ के जाती है, तो ये खातून को साबित करना पड़ेगा कि उसको निकाला गया है। उसके पास अगर कोई एविडेंस ऐसी नहीं होगी या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसी वो नहीं क्रिएट कर सकती होगी, तो देन उसको ये रिलीफ नहीं मिलेगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोसाइटी के अंदर मिसयूज होने वाली चीज़ है, जिसके ऊपर एक डिबेट है। अहमद साहब, एक ये भी है कि जी अगर शौहर की शिकायत की, उसको कैद हो गई, पीछे से खातून सेफ नहीं है, फिर उसको तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम किया जाए? फिर ब्लैकमेल किया जाता है, तंग बार बार किया जाता है, उसके लिए फिर खातून को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्या किया? देखें, हमारे ख़ासकर पंजाब के अंदर क्योंकि खातून वज़ीर आला हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश की। इससे कबल हमारा एक निगरान सेटअप था, उस दौरान ख़वातीन के थाने बनाए गए। उस वक्त के वज़ीर आला ने काफ़ी सारे ऐसे इकदाम किए जिसमें ख़वातीन के लिए कोशिश की गई। जैसे ये जगह जगह पे जो बटन लगाए गए 15 की कॉल के लिए, वो इसीलिए बेसिकली था कि ख़ासकर इन लोगों के लिए। उसके अलावा एक ख़वातीन के लिए ऐप तैयार की गई जिसमें ख़वातीन के पास सिर्फ वो एक दफ़ा वो बटन प्रेस कर देती हैं तो उनकी लोकेशन से उनको ट्रैक करके ये सारी चीज़ों की सहूलत उनको दी जा सकती। तो ये ऑलरेडी लास्ट गवर्नमेंट में और इस गवर्नमेंट में अगेन चूँकि खातून वज़ीर आला है, तो सूबे की सरबराह है, तो वो भी इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें कर रही हैं। तो उम्मीद है कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनके थ्रू ख़वातीन जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। अब एक जो जिसको प्रोटेक्शन मैं समझता हूँ कि वो एक मोरल प्रोटेक्शन ही होगी। देखें, अगर खातून अपने मर्द के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट फ़ाइल करेगी तो ये इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ ना कानून के पास है ना किसी और के पास है, ये सिर्फ तरबियत का तहफ़्फ़ुज़ होगा कि वो मर्द जो है वो जायज़ दरख्वास्त का जवाब किस तरह देता है। वो उसको तलाक की सूरत में जवाब देता है, वो किसी और किसी किस्म का जो एक रिवेंज है उसमें देगा, जो जाके दोबारा उस खातून के साथ रहेगा। ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। ये तरबियत का मसला है, ये हमारी अवेयरनेस का मसला है। इसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर लोगों की जहन साजी होनी चाहिए। अब यहाँ पर कोई खातून इस डर से कि लेट्स सपोज के अपने हस्बैंड को अगर वो शिकायत कर देती है, जुर्माना करा देती है, कैद करा देती है, बाद में तो वो उसके साथ रहना पसंद नहीं करेगा, आपका ये कानून कहाँ पर स्टैंड कर जाएगा? इफेक्टिव रहेगा ही नहीं ना, क्योंकि उसकी तो सारी जिंदगी खत्म हो गई ना। देखिए, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये मोरल, कुछ चीज़ें मोरल साइड पे हैं। इसमें हमें लोगों की तरबियत और उनकी जहन साजी करने की ज़रूरत है कि ऐसा वाक़या हो ही ना। ये सिर्फ इसका हल ये है कि ऐसा वाक़या हो ही ना, क्योंकि अगर ख़ातून रिपोर्ट करेगी तो अनफॉर्चुनेटली और माजरत से हमारे माशरे के अंदर यहाँ मर्द और औरत, हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें अगर मर्द की तरफ से कोई इशू है तो वो अपनी उस खामी को छुपाने के लिए, वो औलाद का मामला है, वो अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए, तो हमारे पास सबसे आसान ट्रिक ही है कि खातून के ऊपर आप वो इल्ज़ाम लगाएं। मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि हमें, ख़ासकर मैं चूँकि एक मर्द हूँ, हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो पहली बात तो ये कि ख़वातीन हमारे माशरे के अंदर, इस्लामी माशरे के अंदर, हमारे लिए ख़ातून जो है उसका मकाम एक माँ का भी है, एक बहन का भी है, और जब वो बीवी है तो उसने आगे चल के आपकी एक नस्ल को बनाना है जिस तरीके से, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें जो मोरल साइड पे जितनी इस तरह की कवानीन को बनाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो, अगर मर्द सोसाइटी के अंदर अपना रोल एक मर्द की तरह प्ले करें। तो ये चूँकि आज के इस टॉपिक के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये मर्दों के लिए ख़ासकर है कि ऐसे कवानीन बनाने की ज़रूरत जो है जब पेश आती है, तो इसका मतलब है कि मर्दों की साइड से कोई मामलात ऐसे हो रहे हैं जिसमें ख़वातीन अपने आप को महफूज नहीं समझ रही। तो ये ज़िम्मेदारी
जिम्मेदारी सोसाइटी से उन चीज़ों का खात्मा करना चाहिए कि इन और चीज़ों बेहतर की करना ज़रूरत ही महसूस ना हो, बिल्कुल। ताकि किसी को भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल परेशानी ना हो। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का आपका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। 18 तारीख है, जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं मोहम्मद अली, जीशान रऊफ, इसके बाद जी अदना आरिफ की बर्थडे है, आतिफ, मोहम्मद मुहिब अली, किन्जा की सालगिरह है, कशफ इमरान भट्ट, मरियम खान, राना बिलाल, मियानू, नौमान और जी इसके बाद शाहिद महमूद साहब। जी आप सबको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।